जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र सिन्हा आप सभी स्टूडेंट्स का गुरुकुल इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत ही गंभीर विषय की चर्चा करेंगे। आज भारत के संसदीय इतिहास में एक ऐसी घटना घटी है जो भारत के संसदीय इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया, पहले कभी नहीं सुना गया। साथियों, आज हमारे देश के उपराष्ट्रपति की चर्चा पूरे देश में है और आज ऐसी कौन सी घटना संसद में घटी है जिसे हम सभी को जानना आवश्यक है। साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और संसदीय इतिहास में ऐसी कौन सी घटना घटी, इस बात को जानने के अतिरिक्त आज हम उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण प्रावधान और ऐसे अन्य सभी परीक्षोपयोगी प्रश्नों को भी जानने का साथियों प्रयास करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की महत्वपूर्ण जानकारी क्या है दोस्तों? आज यहां पर जो पहला स्लाइड आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये क्या है? खबर में भारत के उपराष्ट्रपति और उनसे जुड़ा विवाद। जी हां, मैंने क्या कहा? खबर में भारत के उपराष्ट्रपति और उनसे जुड़ा विवाद। तो क्या विवाद है, क्यों भारत के उपराष्ट्रपति आज खबरों में बने हुए हैं, ये हम लोग अभी जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, क्या है खबर, ये मैंने एक टॉपिक डाला है और आप समझेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो कि राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं भारत के, और उनको पद से हटाने के लिए अनुच्छेद 67B के तहत आज 10 दिसंबर की तारीख को विपक्षी दलों के द्वारा एक अविश्वास प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया गया है भारत के उच्च सदन राज्यसभा में। जी हाँ साथियों, इससे संबंधित जो अनुच्छेद है 67B, जी हाँ आपको मैं बता दूं कि आज 10 दिसंबर की तारीख को जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उपराष्ट्रपति के खिलाफ, साथियों इसमें जो इंडी अलायंस इस वक्त केंद्र में विपक्षी दल की भूमिका का निर्वाह कर रहा है, इसके अन्य सहयोगी दल जो है, जैसे कि आम आदमी पार्टी हो गई, टीएमसी हो गई या फिर समाजवादी पार्टी हो गई, ऐसे पार्टियों के कुल मिलाकर 70 सांसदों ने ऐसे अविश्वास प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर किए हैं और इसे एक नोटिस के रूप में उपराष्ट्रपति के पास में भेजने का काम किया है। कह सकते हैं इसे एक नोटिस के रूप में, अविश्वास प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया गया है। दोस्तों, आगे मैं आपको जानकारी दूंगा कि आखिरकार ऐसा मामला क्या है जिसके चलते उपराष्ट्रपति के ऊपर में अविश्वास प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया। साथियों, ऐसा तो मैं आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाने का या उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का ऐसा कोई संवैधानिक आधार उपलब्ध नहीं है। संविधान में ऐसा कोई आधार जो है वो उल्लेख नहीं किया गया है। जैसे कि अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के मामले में देखा जाए तो राष्ट्रपति जब कभी भी संविधान का अतिक्रमण करे, अपने पद का दुरुपयोग करे, तो उनके ऊपर क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है और उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए ऐसा कोई संवैधानिक आधार भी उपलब्ध नहीं है। साथियों, आखिरकार मामला क्या है, हम समझने की कोशिश करते हैं। आज का जो मामला है दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानिए कि जो सत्ता पक्ष है उसका क्या आरोप है। दोस्तों, सत्ता पक्ष का आरोप है कि फोरम FDLAP, ठीक है, क्या इसका फुल फॉर्म है? फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक। जी हाँ, वो कहता है कि जम्मू कश्मीर को अलग इकाई के रूप में यह देखने का काम करता है। ठीक है, ये ऐसा किसका आरोप है? ऐसा सत्ता पक्ष का आरोप है कि ये जो है ये जम्मू कश्मीर को भारत से एक अलग इकाई के रूप में देखने का काम करता है। और साथियों, सत्ता पक्ष का यह भी मानना है कि यह इकाई राजीव गांधी फाउंडेशन से वित्तीय सहायता प्राप्त करता है। जी हाँ, अब ऐसा सत्ता पक्ष कहता है, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है तो जांच का विषय है, ये इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। लेकिन ये बात हम लोगों को जरूर जाननी चाहिए, समझनी चाहिए कि आरोप क्या है, मामला क्या सामने आ रहा है। तो दोस्तों, सत्ता पक्ष का मानना है कि यह इकाई राजीव गांधी फाउंडेशन से वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान करता है, प्राप्त करता है, माफ कीजिएगा। और सत्ता पक्ष का यह भी मानना है कि जॉर्ज सोरोस, जो कि एक अमेरिकी बिलियनियर है, अमेरिकी व्यवसायी है, ठीक है, वो और विपक्ष के नेताओं के बीच के जो संबंध है वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक चिंता का विषय, गंभीर चिंता का विषय, ऐसा सत्ता पक्ष का मानना है। और विपक्ष जो है सत्ता पक्ष की बातों से कह सकते हैं कि सहमत नहीं है। उसे लगता है कि सत्ता पक्ष जो है वो गलत कह रही है। और इसमें एक बात और उल्लेखनीय है कि विपक्ष जो है वो उपराष्ट्रपति के ऊपर में आरोप लगाता है। क्या आरोप लगाता है? विपक्ष ये आरोप लगाता है कि वो सत्ता पक्ष के नेताओं के प्रति ज्यादा झुकाव रखते हैं और उनके द्वारा कही गई मामलों पर विचार नहीं करते हैं। ऐसा दोस्तों विपक्षी नेताओं का कहना है, विपक्ष के लोगों का कहना है। जैसे कि संसद में दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने भी ये बातें कही और कुल मिलाकर के इन्हीं सारे मामलों को लेकर के जो है वो उपराष्ट्रपति के अगेंस्ट जो है वो एक अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाने का काम किया गया है। दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगा कि उपराष्ट्रपति से जुड़ी अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां क्या क्या है। साथियों, उपराष्ट्रपति एक ऐसा पद है
जिसके बारे में हम सभी को जरूर जानना चाहिए, और खास करके यदि आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि आप इससे संबंधित, इस पद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रावधान है, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप उन सब बिंदुओं का गहनतापूर्वक अध्ययन करें ताकि आने वाली परीक्षाओं में आप इसका लाभ उठा सके। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के जो उपराष्ट्रपति है ना, ये उपराष्ट्रपति का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 63 में किया गया है। दोस्तों याद रखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। और ये जो भारत के उपराष्ट्रपति का पद है साथियों, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों की, तो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत में अमेरिका जैसे देश से भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अधिग्रहित किया गया है। और साथियों अगर हम ये देखें आधिकारिक क्रम में, जी हाँ, आधिकारिक क्रम में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का जो पद होता है ना, वो देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। जी हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक पद, देश का दूसरा सर्वोच्च पद। और जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, मैं आपको बता दूं कि भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति बनने की योग्यताएं क्या है। साथियों मैं आप सबों को बता दूं कि भारत का कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता तब रखता है जब सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो। तो पहली योग्यता क्या है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, यह पहली योग्यता होगी। दूसरी योग्यता क्या है कि वह व्यक्ति जो है वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। जी हाँ, व्यक्ति की आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष या उससे अधिक, मतलब 35 साल से नीचे का व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। इसके अतिरिक्त जो है दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने की भी योग्यता रखता हो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि वो किसी भी लाभ के पद को धारण ना करता हो। अब ये लाभ का पद साथियों क्या है? ये लाभ का पद क्या है मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों लाभ के पद का निर्धारण संसद करती है। सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे, लाभ के पद का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। और कोई भी व्यक्ति पहले से उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, किसी राज्य का राज्यपाल है, केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी मंत्री के पद पर है, तो दोस्तों ऐसे पदों को लाभ का पद नहीं माना जाएगा। और अगर इसके अतिरिक्त कोई और व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने के लिए वो चुनाव लड़ना चाहता है, निर्वाचन में वो खड़ा होता है, तो दोस्तों उसे पहले उस पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। लेकिन ऐसे पदों पर बैठे व्यक्तियों को, मैंने कौन कौन से पद का नाम लिया? भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी मंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति। दोस्तों ये लाभ का पद नहीं है और इन्हें बिना त्यागपत्र दिए ही चुनाव लड़ने की अनुमति होगी साथियों। और अगला जो एक योग्यता होगा, किसी न्यायालय के द्वारा मानसिक रूप से विकृत या दिवालिया घोषित ना किया हो। खैर ये तो आप सब समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जिसे दिवालिया घोषित किया गया हो या अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, विकृत है, तो साथियों उसे चुनाव लड़ने की अनुमति कतई नहीं होगी। तो जो भी व्यक्ति इन सारी योग्यताओं को पूरा करता है, इन सारी योग्यताओं का धारी है साथियों, उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता के रूप में माना जाएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं बात करूंगा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कुछ बातें। साथियों मैं आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जानेंगे कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। साथियों सभी सदस्य का मतलब है निर्वाचित और मनोनीत, ठीक है, निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों को शामिल किया जाता है संसद के दोनों सदनों से। और इस प्रकार बने निर्वाचक मंडल के द्वारा क्या होता है, वोटिंग किया जाता है और उसके बाद राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के चुनने की प्रक्रिया जो है वो होती है। दोस्तों आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, ठीक है ना, वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। जी हाँ, अब ये पद्धति कौन सी है? तो पद्धति का नाम क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। आगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण जानकारी जिसे आप लोगों को जाननी चाहिए, वो जानकारी क्या है कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए जब नॉमिनेशन होता है, जब नामांकन होता है, उस वक्त साथियों जो निर्वाचक मंडल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, निर्वाचक मंडल में कौन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, ठीक है, निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य। तो ऐसे सदस्यों से बने जो निर्वाचक मंडल होते हैं, वहां से 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक जो है वो उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के समय में होने चाहिए। साथियों यहां पर इस लाइन में मैंने इस बातों को मेंशन कर रखा है। दोस्तों इससे संबंधित जो पीडीएफ है वो आपको हमारे चैनल के द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथियों अब आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, अगली जानकारी की ओर। दोस्तों हम लोग बात करेंगे इस वक्त कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन ग्रहण कराता है। जी हाँ, उपराष्ट्रपति को अब शपथ ग्रहण कौन कराएगा?
तो कोई भी व्यक्ति जब भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, उपराष्ट्रपति चुना जाता है, ऐसे किसी महत्वपूर्ण पदों पर आता है, तो साथियों उसे क्या होता है, उसे शपथ ग्रहण करना पड़ता है, ठीक है ना। अब शपथ का प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में वर्णित है। सबसे पहले तो आप याद रखेंगे शपथ का प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान की ना 3री अनुसूची में वर्णित है, ठीक है। शपथ का संबंध किस चीज से है, भारतीय संविधान की 3री अनुसूची से। और उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन कराएगा, तो उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाएंगे भारत के राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, किसी अन्य प्राधिकारी के द्वारा भी इस कार्य को किया जा सकता है। लेकिन अमूमन यह देखा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति ही भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाने का काम करते हैं। तो मुख्य रूप से आप इसका उत्तर क्या याद रखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण कराया जाता है। चलिए अगली जानकारी मैं आपको बता दूं। और दोस्तों अगली जानकारी है कार्यकाल के बारे में। अब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका जैसे देशों में उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। लेकिन अब हम भारत की बात करेंगे तो भारत में साथियों, भारत के राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होगा, इनका कार्यकाल उनके शपथ ग्रहण या उनके पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्षों का होगा। जी हाँ, 5 वर्ष तक के लिए वो अपने पद को धारण करेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब उपराष्ट्रपति को यह लगे कि अब वो अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ है, वो अपने पद का सही तरीके से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें ऐसा महसूस हो जाए कि वो अब अपना पद स्वयं की इच्छा के अनुसार त्याग करना चाहते हैं, तो दोस्तों वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे। तो साथियों ये एक जानकारी है, बहुत सारे परीक्षाओं में प्रश्न के रूप में पूछा भी गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को लिखित रूप में अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं। जी हाँ, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देंगे, भारत के राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। लिखित रूप में वो देंगे दोस्तों, किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। चलिए अगली जानकारी में आपको बता दूं साथियों, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। जी हाँ, अभी ये जो हम लोग बात कर रहे हैं इस पूरे टॉपिक का मूल उद्देश्य भी यही है कि भारत के उपराष्ट्रपति के ऊपर जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, इसके अतिरिक्त क्या अन्य किसी प्रक्रिया के माध्यम से उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का कोई प्रावधान है क्या। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं और इस नाते उन्हें पद से हटाने का जो प्रस्ताव होता है ना या संकल्प होता है वो 14 दिनों की पूर्व सूचना के साथ केवल और केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। याद रखेंगे 14 दिनों की पूर्व सूचना के साथ राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं पेश किया जाएगा। साथियों कहां पेश किया जाएगा, राज्यसभा में किया जाएगा। क्यों, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी है और ये हमारे देश के संसद का उच्च सदन है। चलिए दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जब कभी भी राज्यसभा में यह प्रस्ताव या संकल्प पारित किया जाता है तो यह संकल्प जब वहां से पास हो जाएगा उसके बाद साथियों इस प्रस्ताव को या इस संकल्प को लोकसभा भेजा जाएगा और लोकसभा से जब इसका अनुमोदन हो जाता है, इसे अनुमोदित कर दिया जाता है, तब जाकर के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो पाती है। साथियों यह बात उल्लेखनीय है, यह बात जानकारी में रखने वाली है कि राज्यसभा से संकल्प भले ही पारित हो जाए लेकिन राज्यसभा के द्वारा पारित संकल्प का अनुमोदन जब तक लोकसभा के द्वारा नहीं किया जाएगा तब तक यह प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी। दोस्तों आगे मैं आपको बताऊं उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है। जी हाँ, ये बहुत ही जानकारी भरी बात होगी। अब उपराष्ट्रपति को, भारत के उपराष्ट्रपति को प्रत्येक माह कितना वेतन मिलता है, इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठे हैं वो, कितना वेतन आखिरकार उन्हें मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत के जो उपराष्ट्रपति है ना, कहीं भी संविधान में उपराष्ट्रपति के वेतन का कोई उल्लेख नहीं है। तो याद रखेंगे, आप शायद सरप्राइज हुए होंगे अगर आप नहीं जानते इस बात को। तो मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन का प्रावधान हमारे देश के संविधान में नहीं है। तो आखिरकार उन्हें वेतन किस बात का मिलता है। तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है ना वह उन्हें राज्यसभा के सभापति होने के नाते मिलता है। जी हाँ, याद रखेंगे, राज्यसभा के सभापति होने के नाते उपराष्ट्रपति को प्रत्येक माह कितने रुपए की प्राप्ति होती है, 4 लाख रुपए वेतन के रूप में उन्हें दिया जाता है। दोस्तों ये जो वेतन होगा ना, यह वेतन उन्हें भारत की संचित निधि से दिया जाता है। कहां से साथियों, यह वेतन उनको भारत की संचित निधि से दिया जाता है। और संचित निधि का संबंध साथियों किससे है, तो याद रखेंगे संचित निधि का संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 266(1) से। याद रखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 266(1) से कॉन्सोलिडेटेड फंड यानी संचित निधि जो है वो संबंध रखता है। दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य क्या है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि उपराष्ट्रपति
जो है वो चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी है, और आप यह भी समझ सकते हैं कि वह सभापति है तो वहां के एक प्रकार से वह अध्यक्ष भी है। तो जब कभी भी राज्यसभा के सत्र का संचालन होगा, जब कभी भी राज्यसभा की बैठकें आहूत की जाएंगी, तो दोस्तों ऐसी बैठकों की अध्यक्षता करने का काम, ऐसे सत्र की मुख्य रूप से अध्यक्षता करने का काम कौन करेगा? भारत का उपराष्ट्रपति करेगा। इसके अलावा राज्यसभा सचिवालय पर पूर्ण नियंत्रण रखने का काम भी उपराष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। तो राज्यसभा से संबंधित तमाम जितने भी महत्वपूर्ण बैठकें, सत्र इत्यादि का आयोजन होता है, उन सभी की अध्यक्षता कौन करता है? उन सभी की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति ही करेंगे, क्योंकि वो राज्यसभा के पदेन सभापति है। साथियों, यहां पर वो यह भी तय करेंगे कि राज्यसभा में कौन सा सदस्य कितनी देर बोलेगा, कौन सा सदस्य नहीं बोलेगा, किसे बोलने की अनुमति देनी है, किसे बोलने की अनुमति नहीं देनी है। इन सारी बातों को साथियों राज्यसभा के सभापति होने के नाते भारत के उपराष्ट्रपति ही तय करते हैं। साथियों, आगे मैं आपको बता दूं कि इनका एक और प्रमुख कार्य है। चूंकि राज्यसभा के सभापति होने के साथ साथ ये भारत के उपराष्ट्रपति भी है। तो दोस्तों, अगर कभी किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त पड़ जाए, या फिर भारत के राष्ट्रपति कार्य करने में असमर्थ हो या अनुपस्थित हो, तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह की अवधि तक, कितने दिनों तक? अधिकतम 6 माह की अवधि तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। यहां पर संवैधानिक नियम यह कहता है कि 6 माह के भीतर भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक होगा। इस वजह से साथियों 6 माह की अवधि तक ही अधिकतम ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं यहां पे जोड़ना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे तो मैंने अभी आपको इनके वेतन के बारे में बताया था कि इन्हें प्रति माह राज्यसभा के सभापति होने के नाते 4 लाख रुपए वेतन दिया जाता है। लेकिन यदि इन्हें कभी भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अगर अवसर मिल गया, तो साथियों उस वक्त इनको राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन दिया जाएगा। मतलब उस वक्त तक, जितने दिनों तक के राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, उस वक्त तक वो 5 लाख रुपए वेतन पाएंगे, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है वर्तमान में? 5 लाख रुपए। और पुनः जब वो अपने पद पर वापस आएंगे, सभापति के रूप में काम करेंगे, तो फिर से उन्हें वही पुराना वाला 4 लाख रुपया का जो वेतन है वो मिलेगा। दोस्तों, एक आध और जानकारी यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन है या राष्ट्रपति का वेतन है, इन लोगों का वेतन कभी भी इनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, ये बातें याद रखेंगे। कभी भी इनका वेतन कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर किसी परिस्थिति में देश में वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लग गया, ठीक है, पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा, बढ़िया से सुनिएगा, अच्छे तरीके से वीडियो को पूरा देखिएगा। साथियों, अगर अनुच्छेद 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लग गया, तो इस परिस्थिति में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का वेतन जो है आवश्यकता अनुसार कम किया जा सकेगा। साथियों, आगे मैं आपको बताऊं। साथियों, अब बात आती है इस तस्वीर की। तो दोस्तों, अब यह तस्वीर किनकी है? तो ये तस्वीर से हम सभी परिचित हैं। इनकी स्मृति में हम लोग प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर में क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, 5 सितंबर की तारीख को। नाम क्या है इनका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों, ये कौन थे? ये देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, ये देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। जानकारी वाली बात यहाँ पर यह है कि 1952 से लेकर 1962 ईस्वी तक ये देश के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किए, और 1962 से लेकर 1967 तक, यानी 1962 से 1967 तक ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। साथियों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो वर्तमान के जो उपराष्ट्रपति है, जिनका नाम श्री जगदीप धनखड़ है, वो हमारे देश के कितने नंबर के उपराष्ट्रपति है? तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जगदीप धनखड़ जी का उपराष्ट्रपतियों के क्रम में जो क्रम है वो कितना है? 14वां। ठीक है ना, जगदीप धनखड़ भारत के इस वक्त कितने नंबर के उपराष्ट्रपति है? 14वें उपराष्ट्रपति है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी हम लोगों ने दी, ठीक है ना, ये सारी जानकारियां आप लोगों ने पूरे अच्छे तरीके से देखने का काम किया, सुनने और समझने का काम किया, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको इस वीडियो में जितने भी जानकारियां दी गई वो सारी जानकारियां आपको काफ़ी उपयोगी लगी होंगी और आपको काफ़ी पसंद भी आई होंगी। साथियों, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी, ऐसे ही बर्निंग टॉपिक्स के ऊपर हम लोग लगातार वीडियो बनाते रहेंगे। बस आप लोगों का उत्साह जो है हम लोगों का काम आना चाहिए। आप लोग अपने प्यारे प्यारे कमेंट से हम लोगों का मनोबल बढ़ाते रहिए। आपका उत्साह वर्धन करते रहना बहुत ही जरूरी है। साथियों, आप हमारे मनोबल को ऊंचा रखेंगे, हमें और भी अच्छा करने का साहस प्रदान होगा, हम और भी अच्छा करने के लिए प्रेरित हो सकेंगे। दोस्तों, आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।